ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे ज्यादा भाव हैं, रस हैं? ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें एक ही वस्तु, एक ही कार्य और एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए दर्जनों शब्द हैं? क्या आप जानते हैं कि विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सवाल कई हैं और जवाब, और अब विश्व की भी हो रही है हिंदी, क्योंकि दुनिया का हर छठा व्यक्ति हिंदी बोलता है और विश्व के दर्जनों देशों में हिंदी की चमक और धमक लगातार बढ़ रही है। सितंबर का महीना है, देश और दुनिया में हिंदी दिवस की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है और हम भी आज बात करेंगे हिंदी की, क्योंकि हिंदी है हम। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। वैसे तो किसी भी भाषा के प्रचार प्रसार में साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, कथाकारों की सबसे अहम भूमिका होती है, पर हिंदी के प्रसार में सिनेमा और टीवी ने भी अद्भुत योगदान दिया है, विशेषकर दूरदर्शन ने। और यह अजब संयोग है कि 14 सितंबर हिंदी दिवस है और 15 सितंबर दूरदर्शन का दिन, क्योंकि 1959 में 15 सितंबर को ही भारत में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी। और दूरदर्शन ने हमेशा से ही देश और दुनिया में हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। यह दूरदर्शन ही है जिसके कारण आप हिंदी के उन तमाम साहित्यकारों, कथाकारों और कवियों को भी देख और सुन सकते हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं। प्रसार भारती आर्काइव से आज ऐसे ही कुछ हिंदी के हस्ताक्षरों से आपका साक्षात्कार कराएंगे डीडी दस्तावेज में। साहित्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण को एक दूसरे का पूरक माना गया है। इसकी झलक स्वतंत्रता आंदोलन से पहले और बाद के हिंदी साहित्यकारों में स्पष्ट दिखाई दी। देश के साहित्यकारों ने हिंदी को देश की आत्मा माना। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी ये मानते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में देशवासियों को एकजुट किया हिंदी ने। लेकिन जब आजाद भारत में हिंदी की निंदा हुई तो संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी खरी खरी सुना दी गई और ऐसा करने वाले थे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो सांसद भी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू जी को साफ साफ कहा कि हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है। प्रसार भारती आर्काइव्स पर राष्ट्रकवि दिनकर की जीवनी पर एक कार्यक्रम है जिसमें उन्हीं की आवाज में उनकी कुछ अनमोल रचनाएं आप आज भी सुन सकते हैं। तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। बलवेदी पर बालियां नथें करती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं गढ़ती। दिनकर के अपने संघर्षों ने ही उन्हें तपाया और उनकी वाणी को प्रखर बनाया। 2 साल के थे, पिता का साया सिर से उठ गया। मां ने सीमित साधनों में पढ़ाया। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। हाई स्कूल मोकामा घाट स्कूल से किया। पटना कॉलेज से 1932 में बीए किया। 1934 में बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार की नौकरी स्वीकार की। 1947 में बिहार सरकार के प्रचार विभाग के उपनिदेशक बने। 1950 में मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष और 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। 1964 में राज्यसभा से त्यागपत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इसके बाद स्वराष्ट्र मंत्रालय में हिंदी सलाहकार नियुक्त हुए। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। जब देश के हित अहित की बात आती थी तो रामधारी सिंह दिनकर बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। शायद यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों के नेता उनकी बेबाकी के कायल थे।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दिनकर जी से जो पहले परिचय की कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। ये उन दिनों की बात है जब मैं इंटर का विद्यार्थी था। एक कवि दरबार में मुझे दिनकर की भूमिका निभाने के लिए कहा गया था। मैंने उनकी हिमालय शीर्षक कविता उन्हीं की शैली में श्रोताओं के सामने उपस्थित कर उनका मनोरंजन करने का प्रयास किया था। वह दिनकर जी से मेरा पहला परिचय था। मेरे नखपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। बाद में स्वयं दिनकर जी का वर्णन पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल के रूप में किया जाने लगा। दिनकर जी की भव्य मूर्ति, उनका मौलिक चिंतन, घन गर्जन जैसी उनकी वाणी, पद्य और गद्य पर उनका समान अधिकार, विराट और कोमल दोनों को समेटकर कालजयी कृति की रचना करके दिनकर जी ने न केवल भारत के साहित्य में, विश्व के साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। हिंदी साहित्य के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने कविता में मुक्त छंद का आविष्कार किया। निराला जी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अहम कवि, लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और संपादक थे। वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, काव्य के जनक और अपने नाम के अनुरूप हर क्षेत्र में निराले ही थे। निराला जी को और करीब से जानना हो तो प्रसार भारती आर्काइव्स पर उनकी डॉक्यूमेंट्री है, वो आप जरूर देखें। उनका अधिकांश लेखन उस समय हुआ जब भारतीय जनता अंग्रेजी राज के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। निराला जी जो थे परस्वार्थी थे, जो भी मिलता था वो परस्वार्थ में लगाते थे। वो अपने परिवार के लोग जो थे वो निराला जी की लालची में थे कि धन के लालच में निराला जी धन को त्याग दिए थे। निराला ने मूर्ति विधान के लिए कल्पना शक्ति का उपयोग किया। कविता में संध्या सुंदरी हो गई थी और मेघमय आसमान के पथ से उतर रही थी। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। आओ अपने मन को टोवें, व्यर्थ देह के संग मन की भी निर्धनता का बोझ न ढोवें। जाति पातियों में बहु बटकर सामाजिक जीवन संकटवर, स्वार्थ लिप्त रहकर सर्व श्रेय के पथ में हम मत काटें बोएं। ये पंक्तियां महान कवि सुमित्रा नंदन पंत की हैं। हिंदी के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत ने महिलाओं की व्यथा और उनके सम्मान, प्रेम का बखूबी चित्रण किया है। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभकारों में से एक हैं। उन्होंने 7 वर्ष की आयु से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उन्हें साहित्य में योगदान के लिए पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आइए देखते हैं प्रसार भारती आर्काइव्स से महान कवि सुमित्रा नंदन पंत का साक्षात्कार, जिसमें उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए समाज के सभी पहलुओं और स्त्री के उस रूप का भी वर्णन किया है जिसे समाज ने उस तरह से समझा ही नहीं। मैं पहाड़ पर पैदा हुआ हूँ। वहाँ तो स्त्री पुरुष 2 अलग अलग धाराओं की तरह, यहाँ तो गंगा जमुना मिल जाती हैं, वहाँ कभी नहीं मिलते। ये तो गांधी जी के आंदोलन के बाद लड़कियाँ रास्ते पर चलने लगी, नहीं तो वो तो घर के अंदर बंद रहती थी। तो वहाँ तो ऐसा संभव ही नहीं था कि उनकी ओर आकर्षण हो।
लेकिन ये जो मैंने कविता लिखी है तो मैं बहुत प्रौढ़ावस्था की लिखी है। तब तक मैं बहुत कुछ सोच विचार कर चुका था प्रेम पर, स्त्री पुरुषों के संबंध पर। तो ये तो मेरी तब की कविता है। तब मैंने लिखा है कि भाई प्रेम तो अभी इस पृथ्वी पर फूल की तरह खिल ही नहीं पाया है। उसको तो द्रोह और मोह के जो कांटे हैं और जो पंख है लांछन का, वो उसे पनपने ही नहीं देता। इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ये तो मानव जीवन का तब का इतिहास है और अब भी ये इतिहास है। और कभी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मनुष्यता का विकास तभी होगा जब स्त्री स्वतंत्र होकर इस धरती पर विचर सकेगी, उसे भय नहीं रहेगा। निराला जी महादेवी वर्मा जी को अपनी बहन मानते थे और हर साल रक्षाबंधन पर उनसे राखी जरूर बंधवाते थे। महादेवी वर्मा को हिंदी के आलोचक आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। वो छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ हैं और निराला जी से उनके संबंध बेहद आत्मीय थे, जिसके बारे में महादेवी वर्मा जी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया है, जो प्रसार भारती आर्काइव्स पर उपलब्ध है। उनको एक ही रोग था, जो कुछ वो कल्पना में देखते थे लगता सत्य है बस। तो हम पहले कांके गए हजारीबाग, उनसे पूछा, अमेरिकन डॉक्टर थे, कि क्या दवा करें। उन्होंने कहा देखिए, जो बहुत ऊंचे साहित्यकार होते हैं, कलाकार, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सपना देखते हैं उनको सत्य लगता है। परमहंस ही तो राखी के दिन शाम तक आते जरूर थे, आके कहते थे 2 रुपए उधार दो, क्या करेंगे, एक रिक्शे वाले को देंगे, एक तुमको देंगे। सोचिए आप कैसा मन होगा उनका। साहित्यकार अपनी कलम से हमेशा देश और समाज की तस्वीर का चित्रण करते हैं। आजादी के बाद के कुछ दशकों तक भारत अनाज की कमी और अकाल का सामना कर रहा था, और अकाल का जो चित्र बाबा नागार्जुन ने अपनी कविता में उकेरा, वैसा शायद ही कोई कर पाया। बाबा नागार्जुन की कविताओं का मूल स्वर जनतांत्रिक रहा, जिसे उन्होंने लोक संस्कार, मानवीय पीड़ा और करुणा से लगातार सींचा। वे ऐसे कवि थे जो अपने स्वरों को खेतों, खलिहानों, किसानों, मजदूरों तक ले गए और उनके दर्द को जिया और उसे कागज पर उकेरा। दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अकाल पर लिखी अपनी कविता पढ़ी भी और कुछ खास बातें भी साझा की। कथा लेखन का आधार जो है गद्य लेखन है, और गद्य लेखन जो है तो प्रकाशन की सुविधा के लिहाज से प्रकाशकों से गद्य को आधार बना के प्रकाशकों से हम बातें करते हैं, हम पेमेंट लेते हैं उनसे। कविता के सहारे हम दूध वाले को उसका महीने भर का पैसा नहीं दे सकते। अच्छा, तो कविता जस देता है, आनंद देता है, लेकिन सही समय पर पैसे उससे नहीं मिलते हैं। ये ठीक है, बुढ़ापे में हमें पुरस्कार मिले हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, वो दूसरी बात है। लेकिन ये है कि सही रूप से अगर 5 कविताएं लिख करके किसी से आप 5 रुपये लेने जाए तो वो नहीं देगा। काल मने क्या होता है, कहते हैं भाई जो वस्तु अप्राप्य हो वो अकाल होता है। जैसे माचिस कहें कि आजकल माचिस गायब हो गई है, माचिस का अकाल हो गया है इत्यादि है। बुद्धि का अकाल हो गया है, बुद्धि कमी हो गई इत्यादि। तो ये जो है अकाल, सबसे बड़ा अकाल अन्न संकट है। अन्न संकट जो है सबसे बड़ा अकाल है। तो अन्न संकट का चित्र है इसमें। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीड़ पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और राहत पहुँचे, कभी ने नहीं बताया कि राहत कैसे पहुँची, किस कमेटी की वजह से। दाने आए घर के अंदर, कई दिनों के बाद धुआं उठा आंगन से ऊपर, कई दिनों के बाद धुआं उठा आंगन से ऊपर, कई दिनों बाद और चमक उठी कई दिनों के बाद कौए ने खुजलाई पाखे, कई दिनों बाद। ये है
आज हमने एक दुनिया बेची और एक दीन खरीद लिया। हमने कुफ्र की बात की, सपनों का एक थान बुना था। एक गज कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सी ली। ये पंक्तियां हिंदी की मशहूर लेखिका कवयित्री अमृता प्रीतम की रचना कुफ्र से है। अमृता प्रीतम की जिंदगी के कई आयाम थे। ओशो से भी उनका जुड़ाव रहा और उनकी किताब की भूमिका भी उन्होंने ही लिखी। बचपन से ही मां की मृत्यु, बंटवारे का दर्द, एक ऐसी शादी जिसमें वो बरसों घुट कर रही, साहिर से प्रेम और फिर दूरियां और इमरोज का साथ। अमृता प्रीतम का जीवन कई दुखों और सुखों से भरा रहा। उदासियों से घिर कर भी वो अपने शब्दों से उम्मीद दिलाती हैं। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफर की है हमने। सपनों का एक थान बुना था, गज एक कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सी है हमने। अपना इसमें कुछ भी नहीं है, मांग के अपनी मौत के हाथों ये जो जिंदगी ली है हमने, बात कुफर की है हमने। हमने आज ये दुनिया बेची और एक दीन खरीद के लाए। मुखालफत शोहरत में बदलने लगी। साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1956 में मिला था और वक्त आया जब भारत की 5 यूनिवर्सिटियों ने अमृता को डी.लिट की ऑनररी डिग्री दी। अमेरिका की ओहायो स्टेट के गवर्नर की पत्नी अमृता से खास तौर पर मिलने आई। कहने लगी, मैं उस औरत को देखने आई हूं जिसने जैसा चाहा जी लिया। तब उन्होंने अमृता से एक सवाल पूछा। वो कहने लगी, मैं जानती हूँ हिंदुस्तान में बहुत गुर्बत है, बेरोजगारी है और जातिवाद जैसी कितनी समस्याएं हैं, लेकिन इस मिट्टी में वो क्या है, कौन सी चीज जिससे आपको भारतीय होने का गौरव है? उस वक्त मैंने कहा, ऋग्वेद में सूर्य सावित्री का एक सूक्त है, वो आपके सामने रखती हूँ, जिसमें वो कहती हैं, सुबह का सूरज जब आए तो उसकी लाली आंखों में ज्ञान का काजल डालकर और हाथों में वेद मंत्र लेकर उसका स्वागत करे। आधुनिक युग की काव्य धारा में सबसे बड़ा नाम हरिवंश राय बच्चन का है, जिनकी रचना मधुशाला ने हिंदी कविता को जन जन के बीच लोकप्रिय बना दिया। हरिवंश जी कविता में भावनाओं को अहमियत देते थे। दूरदर्शन के साथ एक इंटरव्यू में हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि हर देश में ऐसा दौर आता है जब बड़े साहित्यिक कार्य नहीं हो पाते, उन पर विराम लग जाता है, पर जब समाज में हलचल होती है तो हर बड़े क्षेत्र में बड़े नाम भी आते हैं और बड़ा काम भी होने लगता है। जीवन के हर क्षेत्र में जैसा हो रहा है वैसा साहित्य क्षेत्र में भी हो रहा है। साहित्य का क्षेत्र कोई देश के या समाज के क्षेत्र से अलग नहीं है, उसी का एक प्रतिरूप है और इसमें भी कोई बड़े लेखक सामने अभी नहीं आ रहे हैं, परंतु आशा रखनी चाहिए कि कभी न कभी तो समय आएगा। ऐसे इतिहास अगर आप देखें तो ऐसा बहुत समय बहुत देशों में और बहुत साहित्य के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत दिनों तक कोई उच्च कोटि का साहित्य नहीं लिखा गया। फिर एक समय आया, समाज में एक हलचल हुई और बड़े बड़े लेखक कलाकार हर क्षेत्र में एक साथ आए। ऐसा तो हुआ है। बच्चन जी की अर्धांगिनी तेजी बच्चन कविता के मंचों से हमेशा दूर रही, इसलिए क्योंकि वो कहती रही कि यह स्थान सिर्फ कवि बच्चन का है। लेकिन तेजी बच्चन ने पहली और आखिरी बार खास दूरदर्शन के लिए बच्चन जी की कविताओं का पाठ किया।
क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। बच्चन जी उन दिनों में बहुत ही मीठे स्वर में गाते थे। मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, इस उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा, सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। हिंदी को आगे बढ़ाने में साहित्यकारों का बड़ा योगदान रहा है। ऐसा ही एक नाम डॉक्टर नरेंद्र कोहली का है, जिन्हें हाल ही में कोरोना ने हमसे छीन लिया। लेकिन साहित्य और पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों के जीवंत चित्रण के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। कहा जाता है कि नरेंद्र कोहली के उपन्यास महासमर में आप महाभारत पढ़ने बैठेंगे तो अपना जीवन पढ़कर उठेंगे। दरअसल कोहली जी ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यों का मौलिक वैज्ञानिक विश्लेषण किया, वो भी परंपरागत विचारधारा और चरित्र चित्रण से प्रभावित हुए बगैर। उनके महाभारत कथा पर लिखे गए उपन्यास ने उन्हें नई पहचान दी। इस उपन्यास में युधिष्ठिर, कृष्ण, कुंती, द्रौपदी, बलराम, अर्जुन, भीम और कर्ण आदि चरित्रों का नया रूप है। सांस्कृतिक राष्ट्रवादी साहित्यकार नरेंद्र कोहली ने महासमर कैसे लिखा, ये जानकारी कोहली जी ने दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में साझा की। जब रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा, विवेकानंद को पढ़ा, तो अध्यात्म का थोड़ा सा आभास वहां से शुरुआत हुई। तो वो आभास जो है वो आपको धर्मराज युधिष्ठिर को समझने का अवसर भी देता है कि वो व्यक्ति लड़ रहा है, लेकिन बाहर खड़े दुर्योधन से नहीं, अपने मन के मोह से, अपने मन के लोभ से, अपने मन के की ईर्ष्या द्वेष से वो लड़ रहा है। संघर्ष उसका भी है, लगातार है, लेकिन वो संघर्ष ये है कि मैं, जिसको जैन समाज में नमोकार मंत्र कहते हैं, कि जिन्होंने अपने शत्रुओं को अरिणाम हंता, जिसको कहते हैं, अपने अरियों को मार दिया। किसको मारा? वो अरि सारे भीतर हैं, काम क्रोध लोभ मोह। तो उस ओर जब आदमी बढ़ता है तो उसको लगता है कि ये तो दृष्टिकोण ही भिन्न है। अभी मैं गीता का एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जिस समय अर्जुन ये कहता है कि मैं अपने इन भाइयों को, गुरुओं को, इनको संबंधियों को नहीं मारूंगा, इनके रक्त से रंगा हुआ सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। अब कृष्ण जो कुछ कहते हैं वो आप सबके सामने है, लेकिन एक बात मेरे मन में आती है कि कृष्ण तब समझ जाते हैं कि ये अर्जुन जो है ये समझता है कि ये युद्ध राज्य के लिए हो रहा है, कि वो कहता है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, भिक्षा मांग लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। वो युद्ध धर्म के लिए हो रहा है। यदि वो युद्ध नहीं होगा, उन पापियों का विनाश नहीं होगा, तो अधर्म स्थापित होगा। कृष्ण को धर्म स्थापित करना है। ये दृष्टिकोण का भेद है। ये जीवात्मा की जगह खड़े हैं, वो आत्मा की जगह खड़े हैं, दोनों में बहुत अंतर है। तो जब आप इन चीज़ों को, जो मैंने कहा कि महाभारत की गहराई में जाते हैं, तो वो जीवन का सत्य या इस सृष्टि का सत्य आपको समझना है, तब आपको लगता है कि महाभारत पढ़े बिना गुजारा नहीं है। आधुनिक हिंदी के पितामह और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद सादे और सरल जीवन के मालिक थे। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, तो उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास में उस परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद ने गोदान में ग्रामीण परिवेश के साथ ही शहरी परिवेश को भी अपनी कथानक में शामिल किया है। दूरदर्शन ने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर एक लंबी श्रृंखला का प्रसारण किया। गोदान मुंशी प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास है
जिसमें किसानों का शोषण करने वाले जमींदार, महाजन और पटवारियों का चक्रव्यूह है, तो दूसरी ओर मिल मालिक, दलाल और कारोबारियों के रूप में पूंजीपतियों का गठबंधन है जो मजदूरों का शोषण करता है। प्रसार भारती आर्काइव्स पर गोदान पर बना सीरियल भी है जिसमें होरी की भूमिका प्रख्यात अभिनेता पंकज कपूर ने निभाई है। चाकरी के लिए कौन हुज्जत कर रहा है? कैसी चाकरी? किसकी चाकरी बापू? अच्छी दिल लगी है। 100 रुपए दिए थे, उम्र भर काम करवाया। और असल ज्यों का त्यों, ये महाजनी नहीं है महाराज। अरे बेटा, तो हमारा रुपया सूद समेत अदा कर दियो, इसमें लड़ाई किस बात की है? हाँ, कितना कह रहे थे? 100 रुपया असल और 3 साल का ब्याज 200 रुपया। किस हिसाब से? अब बेटा वो तो खाता में लिखा है। तो कोई हिसाब तो लगाया होगा, बताइए। वो तो हमको सब याद है महाराज। बापू ने 30 रुपया लिया था बैल के लिए, उस पर सूद लगा के आपने असल बना लिया 100 पे सूद लगाया, असल हो गया 200। हाँ, 1 रुपया फीसदी के हिसाब से जो शहर में चलता है, तुम हिसाब लगाओ तो भी 3 साल का होता है 36, ब्याज असल है 30, दोनों मिलाओ हो गए 66। 70 ले लो, इससे बेसी 1 कौड़ी नहीं देने का। और नहीं मानो तो अदालत में जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे होरी, तुम देख रहे हो अपने सपूत कन्याओं, अपने 200 रुपया छोड़ के हम 70 रुपया लें और नहीं तो अदालत जाएं। वाह, 4 दिन शहर में क्या रहे है, तानाशाह हुई गए। अरे महाराज तनी सुनो हमें। देखो होरी, हम असल बामन हैं, अपना रुपया तो हम। महाराज, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। का है कि खेत परती में हैं, तो एक ईख बोलें, वो भी तो आप ही के काम आएगी ना। तो होरी, बात जौन है अपने बेटा समझाओ जाएगी। तो डीडी दस्तावेज में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया में डीडी न्यूज और दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हिंदी के तमाम महान साहित्यकारों को अगर आज भी आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो प्रसार भारती आर्काइव्स के यूट्यूब चैनल पर चले आइए। हमारे पास बहुत अनमोल धरोहर वहां पर है जिसे आप लगातार देख सकते हैं और आप उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।